हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक सुपर नेचुरल फैंटेसी टाइप की एक सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6, माई एनिमलिस्ट की रेटिंग है 8.8 और 96% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। एंड बिलीव मी, आप ये सीरीज काफी इंजॉय करोगे। तो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फोटो स्टूडियो में आती है जहाँ पर लियान और फैंग नाम के दो दोस्त मौजूद होते हैं। लियान फोन यूज कर रहा था और वो यूरी को देखकर कहता है, ये लो, फिर से आ गई हमारी लैंडलॉर्ड, फोटो काउंटर पर रखो और निकलो यहाँ से। ये सुनकर यूरी चिढ़ जाती है और कहती है, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हारा कर्ज उतारने में और तुम मुझसे ऐसा कहोगे। इसी बात को लेकर ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और फिर फैंग इन दोनों को शांत करता है। खैर, अब यूरी बताती है कि आज का जो उनका क्लाइंट है उन्हें एक फाइनेंशियल डेटा चाहिए जो कि उनके CEO जेन के पास है और जेन काफी ज्यादा चालाक है। डेटा हैक ना हो जाए इस वजह से वो कभी भी उस डेटा को पीसी में स्टोर करके नहीं रखता। तो इस डेटा को हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जेन की पर्सनल असिस्टेंट एमा, जो कि ज्यादातर जेन के आसपास ही रहती है। यूरी यहाँ पर फैंग को एक फोटो देती है जो कि एमा ने कल रात 10 बजे के करीब क्लिक की थी। तो फैंग जब उस फोटो को देखता है तो पिक्चर से पहले हुए सारे इवेंट उसे दिखने लगते हैं और उसकी आंखें चमकने भी लगती हैं। तभी लियान पूछता है कि क्या काम बन सकता है। फैंग कहता है, हाँ, काम हो जाएगा। अब रात को 10 बजे ये दोनों स्टूडियो में बैठे होते हैं और काम शुरू करने से पहले फैंग कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, मेरी बात सुनना और कुछ भी चेंज करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जी हाँ, फैंग किसी भी फोटो के 12 घंटे पहले या फिर बाद के ही इवेंट देख सकता है और वहीं पर लियान भी किसी फोटो में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे तक ही टिक सकता है। इस पर लियान कहता है, अब चलो भी, तुमने मुझे ये हजारों बार समझाया है, तो चलो काम शुरू करें। ये दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं जिससे लियान फोटो के अंदर फोटोग्राफर की बॉडी में पहुंच जाता है, मतलब एमा की बॉडी में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनकी पावर्स के बारे में समझा देती हूँ कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो असल में इनकी पावर काम करती है हाई फाई देने से। जी हाँ, जैसे ही ये दोनों आपस में हाई फाई करते हैं लियान जो है वो फोटो के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो हमारा फैंग है उसकी ये पावर होती है कि वो फोटो को देखकर पूरी टाइमलाइन ही देख सकता है, मतलब आगे कौन कौन से इवेंट किस तरह से हुए हैं। अब देखिए, लियान जो है वो फोटो के अंदर तो पहुंच जाता है लेकिन आगे क्या होने वाला है उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पर ही फैंग की पावर काम आती है। वो लियान को गाइड करता है कि आगे क्या क्या करना है जिससे उनका काम निकला है और टाइमलाइन में किसी भी तरह के कुछ भी चेंजेस ना हो जिससे कि पास्ट या फ्यूचर चेंज ना हो सके। और एक बात और, जब ये दोनों ये सारा काम कर रहे होते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब बातचीत करते रहते हैं। तो अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड है, आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बैक टू द स्टोरी। लियान अब एमा की बॉडी में था, रात का समय था और एमा अकेली ऑफिस में थी। यहाँ पर अचानक से जेन एमा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितना स्ट्रगल कर रही हो, मैं तुम्हारा स्ट्रगल थोड़ा कम कर सकता हूँ। ये सब बोलकर जेन एमा को यहाँ पर हैरेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी टाइम एमा की मॉम का कॉल आ जाता है जिससे एमा बच जाती है। तो यहाँ पर एमा अपनी मॉम से कुछ बातें करती है और फिर जेन ये कहकर चले जाते हैं कि कल 9 बजे मीटिंग है और तुम सारा मटेरियल रेडी करके ही ऑफिस से जाना। अब एमा को काम करते करते काफी ज्यादा लेट हो जाता है और वो घर काफी देर से पहुंचती है। एमा घर पहुंचकर अपने बेड पर लेटी ही हुई थी कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। लियान जो कि इस समय पर एमा की बॉडी में है वो कहता है, आखिर अब इतनी रात को कौन है। फैंग यहाँ पर उसे सलाह देता है कि मैसेज मत देखना और चुपचाप सो जाओ। अब इसके बाद लियान की भी आंख लग जाती है और तभी उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर स्प्रिंग रोल एंजॉय कर रहा है। लेकिन फिर अचानक से ही उसके पेरेंट्स कहीं गायब हो जाते हैं जिससे उसकी आंख खुल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी, लियान जिस बंदे की भी बॉडी में जाता है उसकी सारी मेमोरीज और फीलिंग्स सब कुछ वो इनहेरिट कर लेता है, मतलब वो उस बंदे के हर एक इमोशन को वो भी महसूस कर सकता है। तो आंख खुलने के बाद लियान से रहा नहीं जाता और वो मैसेज को पढ़ ही लेता है। दरअसल ये मैसेज एमा की मॉम का था जिसमें लिखा था कि बेटा, क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है कि तुम ठीक से खा रही हो, सो रही हो या नहीं, मुझे माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। ये मैसेज रीड करने के बाद लियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन मीटिंग स्टार्ट होती है और लियान फैंग से पूछता है कि जेन ने अपना लैपटॉप ओपन कर रखा है, मुझे कब मौका मिलेगा। फैंग कहता है, अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। थोड़ी देर बाद फैंग लियान से कहता है कि कॉफी जेन के ऊपर गिरा दो।
कॉफी गिराने के बाद लियान उसे क्लीन करने के बहाने से जेन के पास जाता है और वो डेटा देखने ही वाला था कि तभी ऑफिस में जेन की वाइफ आ जाती है और वो एमा पर चिल्लाने लगती है कि अच्छा तो यही है वो लड़की जिसके साथ तुम आजकल कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। जेन की वाइफ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है और वो एमा के पेरेंट्स को गलत सलत बोलने लगती है। अब एमा के अंदर तो लियान था तो उसे ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेन की वाइफ को मारने ही वाला था कि तभी फैंग उसे शांत कर देता है। लेकिन यहाँ पर जेन की वाइफ ही उल्टा एमा को थप्पड़ मार देती है जिससे लैपटॉप नीचे गिर जाता है और पूरा का पूरा डेटा लियान के सामने होता है। अब जबकि लियान और फैंग आपस में जुड़े हुए थे तो फैंग भी वो डेटा देख पा रहा था और जल्दी से फैंग अपने फोन में उस डेटा को कॉपी कर लेता है और इस तरह से इनका काम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जेन और उसके पार्टनर को अरेस्ट कर लिया जाता है उसी डेटा की हेल्प से और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जेन किसी तरह का फ्रॉड चला रहा था। खैर जेन के अरेस्ट होने के बाद एमा की जॉब भी चली जाती है और जबकि एमा जेन की पर्सनल असिस्टेंट थी तो उसके करियर पर भी एक दाग लग चुका था और अब उसे इस फील्ड में जॉब मिलना काफी मुश्किल होगा। बेचारी एमा बिल्कुल निराश और दुखी होकर घर आती है और देखती है कि उसके टेबल पर फ्रेश स्प्रिंग रोल रखे हुए थे और बेड पर कुछ नए कपड़े। जब एमा अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है कि उसने अपनी मॉम को कल रात मैसेज किया था, मॉम आई मिस यू। दरअसल कल रात ये मैसेज एमा ने नहीं बल्कि एमा की बॉडी के अंदर मौजूद लियान ने किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लियान जिस भी बंदे की बॉडी में एंटर करता है वो उनके सारे इमोशंस को फील कर सकता है। वही यहाँ पर हुआ। एमा की बॉडी में एंटर होते ही वो उसकी होम सिकनेस को फील करने लगा और उससे रहा नहीं गया और उसने मैसेज का रिप्लाई कर दिया। एमा मैसेज देखकर बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स के पास कॉल करती है। तो दरअसल ये स्प्रिंग रोल उसकी मॉम ने ही आकर बनाए थे। दरअसल एमा का मैसेज पढ़ने के बाद उनसे रहा नहीं गया इसलिए वो चली आई और वो एमा को परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए बिना मिले ही वापस जा रही थी। एमा कहती है कहीं मत जाइएगा, जहाँ है वहीं रहिए, मैं आ रही हूँ। एमा जल्दबाजी में सबवे से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी वो एक बंदे से टकरा जाती है और वो बंदा कहता है कि लगता है कि तुम काफी जल्दबाजी में हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अब एमा तो सच में जल्दबाजी में थी इसलिए वो उस बंदे का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम अगली सीन में फैंग और लियान को एक साथ बैठते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर लियान कहता है कि मुझे जानना है कि एमा अब अपनी लाइफ में कैसा कर रही है। फैंग को उस पर थोड़ा शक होता है और वो पूछता है कि कहीं तुमने कुछ चेंज करने की कोशिश तो नहीं की। लियान कहता है अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर फैंग कहता है मैंने कहा था ना फ्यूचर के बारे में कभी मत पूछना, कभी भी नहीं। लियान कहता है अच्छा ठीक है। और तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है एक नया केस लेकर और लियान उसके पास चला जाता है। वहीं फैंग अपनी जगह पर बैठा ही हुआ था कि तभी वो अपने फोन में एक न्यूज देखता है कि कल रात ही रिवर में एक लड़की की लाश मिली है जिसका नाम एमा है। न्यूज को देखने के बाद फैंग चुपचाप से फोन को ऑफ कर देता है और वो इस बारे में लियान से कुछ भी नहीं बताता। अब यूरी इन दोनों को इस नए केस के बारे में समझा रही होती है। तो ये केस है दो दोस्तों का जो कि पिछले 10 साल से एक रेस्टोरेंट एक साथ चलाया करती थी। इनका नाम होता है यूशिया और लिनशन। लिनशन किचन मैनेज करती थी तो वहीं यूशिया फ्रंट मैनेजमेंट। लेकिन एक दिन किसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है जिसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते चुन लेती हैं। और अब यहाँ पर यूशिया को एक सीजनिंग रेसिपी चाहिए जिसे लिनशन यूज किया करती थी, जिसकी वजह से उसके नूडल्स में एक अलग सा ही फ्लेवर आ जाया करता था। तो अब यूरी के जाने के बाद फैंग फोटोज देख रहा था कि कहीं पर क्या कोई चांस है उस रेसिपी को जानने का, लेकिन फैंग को बहुत ही कम चांस नजर आते हैं उस रेसिपी को जानने का। ये बात फैंग लियान को बताता है। वहीं लियान कहता है कि ये दोनों पिछले 10 साल से एक साथ थी, लेकिन आखिर इनके बीच ऐसा क्या हो गया जो ये अलग हो गई। आगे वो कहता है हे फैंग, अगर कभी हमारे बीच भी ऐसा कुछ हुआ तो क्या हमारी दोस्ती भी इसी तरह से टूट जाएगी। ये सवाल पूछने के बाद लियान अपने चाइल्डिश मूड में चला जाता है और कहता है हे, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। खैर अब ये दोनों अपना काम शुरू करते हैं और लियान फोटो के अंदर था और आज रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा थक गई थी। अब लिनशन दोनों के लिए नूडल्स बना रही थी। तभी लियान वहाँ पर खड़ा हो जाता है और हर एक इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से देखता है। फिर लिनशन फ्रिज से एक लास्ट इंग्रेडिएंट निकालती है जिस पर लियान पूछता है कि ये क्या है। इस पर लिनशन उसे कहती है कि तुम ऐसा पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं हो। तभी सेम टाइम पर एक बंदा आ जाता है कुछ सामान डिलीवर करने के लिए, जिसकी वजह से लियान को जाना पड़ता है। और जब वो वापस लौटता है तो नूडल्स बनकर तैयार हो चुके थे। तो अब लियान एक के बाद एक बहुत सारी फोटोज के अंदर जाता है
और उस रेसिपी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी और इन्हें उस रेसिपी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। खैर, अब यूरी यूशिया से मिलकर उन्हें बता देती है कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब हम अगली सीन में देखते हैं कि फैंग यूशिया और लिनशन की एक साथ ली हुई उस आखिरी फोटो को बार बार देख रहा था। दरअसल ये फोटो उसी दिन की है जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। इस पर लियान फैंग से कहता है कि तुम इस फोटो को कितनी बार देख चुके हो। फैंग कहता है हाँ, पर इस फोटो से भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लियान कहता है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और अब लियान उसी फोटो के अंदर था और यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस लास्ट फोटो को यूशिया ने नहीं बल्कि लिनशन ने लिया था। इसका मतलब इस समय लियान लिनशन की बॉडी के अंदर है। इससे पहले लियान जितनी बार भी फोटो के अंदर गया है वो यूशिया की बॉडी में था, क्योंकि सारी की सारी फोटो ज्यादातर यूशिया ने ही क्लिक की थी, लेकिन ये एक लास्ट तस्वीर को खुद लिनशन ने क्लिक की थी। खैर, बैक टू द स्टोरी। लिनशन फोटो क्लिक करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी यूशिया उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे बिना ये रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिनशन उसे साफ कह देती है कि अब ये रेस्टोरेंट पहले जैसा नहीं है। असल में लिनशन का हमेशा से यही था कि वो दोनों अच्छा खाना लोगों को सर्व करेंगे। लिनशन के अंदर कुकिंग को लेकर एक पैशन होता है, लेकिन वहीं अब यूशिया बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस कर रही होती है, जिस वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब लियान वहाँ से निकलकर टैक्सी में बैठ जाता है और फिर वो लिनशन का फोन चेक करता है ताकि उसे रेसिपी का कुछ पता चल सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद फैंग लियान को वापस आने को कहता है, क्योंकि इसके बाद लिनशन घर जाकर पूरी रात सिर्फ रोने वाली थी। अब वापस लौटने से पहले लियान एक बार लिनशन का बैग चेक कर लेता है, जिसमें उसे शियांगजोंग नाम की जगह की बहुत सारी टिकट्स मिलती हैं। टैक्सी का ड्राइवर उसे बताता है कि ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें एक खास किस्म का फूल उगता है जिसे फ्रेग्रेंट फ्लावर कहते हैं, और उस फ्लावर से काफी अच्छी स्मेल आती है। फैंग फौरन से उन फ्लावर्स के बारे में सर्च करता है और तब उसे पता चलता है कि लोकल्स उस फ्लावर को ग्राइंड करके सीजनिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं। सो फाइनली इन्हें वो रेसिपी मिल गई। अब नेक्स्ट सीन में हम यूरी को देखते हैं, जो कि यूशिया से मिलकर उन्हें बताती है कि शायद लिनशन की वो सीक्रेट सीजनिंग रेसिपी फ्रेग्रेंट फ्लावर है। फ्लावर का नाम सुनते ही यूशिया रोने लग जाती है और कहती है हाँ, यही तो है वो रेसिपी। अब सीन वापस से इन दोनों लड़कों की तरफ शिफ्ट होता है। फैंग सारी फोटोज समेट रहा था उन्हें लौटाने के लिए, और तभी इन्हें एक फोटो मिलती है जो कि डॉर्मेट्री में ली गई थी। फैंग उसे देखकर कहता है अरे, इस फोटो को तो हम लोग भूल ही गए। यहाँ पर लियान की नजर जाती है उस फोटो के अंदर रखे नूडल्स पर, और वो फैंग से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज वो उसे एक लास्ट बार उस नूडल को खाने दे। फैंग तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन लियान चालाकी से उससे हाई फाई लेकर फोटो के अंदर पहुंच जाता है। अब लियान फैंग की मर्जी के बिना अंदर चला तो गया था, लेकिन उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसे रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, क्योंकि फैंग ही तो उसे गाइड किया करता था। खैर, अब लियान नूडल्स को खाने स्टार्ट करने ही वाला था, तभी यूशिया उसे रोक लेती है और कहती है रुको, मेरी माँ ने मुझे एक सीजनिंग पाउडर दिया है जिसे खाने के ऊपर डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। जी हाँ, शियांगजोंग यूशिया का ही होम टाउन है। इसका मतलब जिस रेसिपी के पीछे यूशिया भाग रही थी वो उसी की रेसिपी थी। अब अगले सीन में हम यूशिया को वापस से लिनशन के पास जाते हुए देख पाते हैं, मतलब ये दोनों वापस से रीयूनाइट हो जाती हैं। अगले दिन अब यूरी जब जॉगिंग कर रही थी तो हम देखते हैं कि एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। फैंग उस बंदे को देख लेता है और फौरन से आकर उस बंदे को पकड़कर पूछता है कि आखिर वो यूरी का पीछा क्यों कर रहा है। वो बंदा अपना नाम बताते हुए कहता है अरे रुको, मैं तो बस एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि कुछ लोग फोटो के अंदर जा सकते हैं, बस उसी का पता करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया। तो ये इनका एक नया क्लाइंट होता है। खैर, अब हिरोकी फैंग को एक फोटो दिखाते हुए बताता है कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, पर एक बुरी याद में बदल गया, क्योंकि उस दिन उसकी वजह से उसकी टीम मैच हार गई। उसने अपने पहले प्यार को खो दिया और तो और उसकी मॉम से भी उसका झगड़ा हो गया था, और अब वो उन सभी को एक मैसेज डिलीवर करना चाहता है जिससे कि उसका पास्ट रिग्रेट थोड़ा कम हो सके। अब फैंग लियान से इस केस के बारे में बताता है, जिस पर लियान कहता है कि अगर मैसेज डिलीवर किया गया तो क्या इससे फ्यूचर चेंज नहीं होगा। लियान कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लियान उससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं करता और काम के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लियान फोटो के अंदर होता है। आज हिरोकी की टीम और ब्लैक डेकर नाम की टीम के बीच एक मैच था, और जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसे शहर जाकर खेलने का मौका मिलेगा, और तो और इस बास्केटबॉल हॉल को भी अपग्रेड करवा दिया जाएगा। अब ये दोनों टीम ही शहर जाकर खेलना चाहती थी, तो दोनों टीम के बीच में काफी टक्कर का मुकाबला होता है। हिरोकी की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और वो हार रही थी, और तभी टीम का जो कैप्टन होता है चैन, उसे चोट लग जाती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर टीम से कम हो जाता है।
और कैप्टन की जगह पर हिरोकी खेलने आता है। हिरोकी खेलने में अच्छा नहीं था तो टीम वाले काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हिरोकी के अंदर तो लियान होता है और लियान काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। देखते ही देखते लियान की वजह से चेन की टीम जीतने लग जाती है और सभी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर हिरोकी के अंदर किसकी आत्मा घुस गई है जो कि वो इतना अच्छा खेल पा रहा है। खैर, अब हिरोकी की टीम के स्कोर ब्लैक डेकर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। तब यहाँ पर फैंग लियान को याद दिलाता है कि वो वहाँ पर बस मैसेज डिलीवर करने गया है, ना कि फ्यूचर को चेंज करने। ये बात सुनने के बाद लियान थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और मैच के दौरान जानबूझकर गिर जाता है। तभी चेन उसे बुलाकर कहता है कि तुम थक गए होगे, अब तुम आराम करो। और चेन अब हिरोकी की जगह पर जाकर खेलने लगता है। उधर चेन खेल रहा था, वहीं लियान के बगल में बैठे केमिस्ट्री के टीचर लियान से चेन के स्ट्रगल के बारे में बताने लग जाते हैं कि उसने इस बास्केटबॉल टीम को बनाने में कितनी जद्दोजहद की है। बल्कि ये जो बास्केटबॉल हॉल है ये एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी जिसे चेन ने ही बास्केटबॉल हॉल बनाया और बहुत जल्द ये हॉल भी उजड़ने वाला है क्योंकि स्कूल इस फैक्ट्री की जगह पर कुछ और बिल्ड करने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद लियान खुद को रोक नहीं पाता और वो वापस से चेन की जगह पर खेलने के लिए चला जाता है। अब दोनों टीम के गोल्स एक बराबर हो चुके थे और सिर्फ एक गोल की जरूरत थी दोनों में से किसी भी एक टीम को जीतने के लिए। और तभी यहाँ पर ब्लैक डेकर टीम का एक मेंबर हिरोकी को धक्का देकर गिरा देता है और उसका चश्मा जानबूझकर तोड़ देता है जिससे कि वो ठीक से खेल ना सके। अब हिरोकी के अंदर तो लियान था और उसे नियर साइटेडनेस नहीं थी, मतलब वो चश्मे के बिना भी देख सकता था। लेकिन ब्लैक डेकर का वो मेंबर सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, बाद में वो लियान को काफी ज्यादा उंगली करने लगता है जिसकी वजह से लियान को गुस्सा आता है और वो ना चाहते हुए भी एक लास्ट गोल कर देता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इस गोल की वजह से हिरोकी की टीम जीत जाती है। गलती करने के बाद लियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने टाइमलाइन के एक खास इवेंट को ही चेंज कर दिया था। अब वो फैंग से पूछता है कि अब आगे क्या होगा। फैंग कहता है इस बारे में छोड़ो, अब तुम्हें कैप्टन को मैसेज डिलीवर करना है और इसके लिए तुम्हें कैप्टन को घर तक छोड़ने के लिए जाना होगा। लियान वैसा ही करता है और रास्ते में वो हिरोकी का मैसेज चेन को डिलीवर कर देता है। और जब ये दोनों जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में चेन की बहन अचानक से इनके सामने आ जाती है। तभी यहाँ पर फैंग उसे बताता है कि यही है हिरोकी का पहला प्यार और अब तुम्हें इसे मैसेज डिलीवर करना होगा। अब चेन को घर छोड़ने के बाद लियान को चेन की बहन के साथ कुछ वक्त मिलता है जहाँ पर वो हिरोकी का मैसेज उसे भी डिलीवर कर देता है, जिसे सुन के चेन की बहन काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तो अब हिरोकी अपने घर पहुंचता है और तब उसकी मॉम उसे काफी सुनाती है कि उसे ये मैच वैच छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। खैर, अब लड़ाई को साइड में रखकर हिरोकी की मॉम खाना सर्व करती हैं और तब हिरोकी उनसे शहर जाने की बात कर देता है जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो उस पर चिल्लाकर रोने लगती हैं। दरअसल हिरोकी के डैड शहर गए जॉब की तलाश में, लेकिन वो पिछले 2 साल से लौटे ही नहीं और अब हिरोकी भी अपनी माँ को अकेला छोड़कर शहर जाने की बात कर देता है, जिस वजह से उसकी मॉम ऐसा रिएक्ट करती हैं। हिरोकी की मॉम रो ही रही थी, तभी फैंग लियान से मैसेज डिलीवर करने को कहता है। लियान जो भी मैसेज डिलीवर करता है उसे हम व्यूअर्स नहीं सुन पाते, लेकिन हिरोकी की मॉम उसे सुनकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वहीं फैंग कहता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया, तुम अब वापस आ सकते हो। लियान कहता है ठीक है, अब खाना जब सर्व हो ही चुका है तो थोड़ी सी पेट पूजा करके वापस आता हूँ। लियान ने डिनर फिनिश किया ही था कि तभी हिरोकी की मॉम नूडल्स लेकर आ जाती हैं। लियान पूछता है अरे ये किस खुशी में। हिरोकी की मॉम बताती हैं कि आज 12th में है, तुम भूल गए क्या, तुम्हारे पिता का बर्थडे है। पता नहीं ये तारीख सुन के लियान को क्या होता है और वो हिरोकी की मॉम से पूछता है कि साल कौन सा है। हिरोकी की मॉम कहती हैं अरे क्या तुम सब कुछ भूल गए क्या, ये 2008 है। ये साल सुनते ही लियान एकदम से शॉक हो जाता है और तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें छोटा लियान भागते हुए यूरी के पास आता है और उसे बताता है कि उसने अभी न्यूज़ देखा कि कल रात लिनजैंग टाउन में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई। क्या मेरे मॉम डैड भी वहीं रहे होंगे, वो ठीक तो होंगे ना यूरी। ये सब बोलकर लियान काफी जोर से रोने लगता है। यूरी कहती है फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स ठीक होंगे। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वहीं फैंग लियान से फौरन फोटो से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन अब लियान को सब कुछ समझ आ चुका था। जी हाँ, दरअसल आज ही की रात इस टाउन में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा जिसमें लगभग पूरे टाउन के लोग मर जाएंगे। लियान कहता है अब मुझे समझ आ गया, मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था। दरअसल अगर लियान थोड़ा सा भी कभी टाइमलाइन में कुछ चेंज कर दे तो फैंग उस पर बरस पड़ता था, लेकिन आज जब लियान ने इतना बड़ा चेंज कर दिया था टीम को जिताकर, तब फैंग ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक्चुअल में वो लोग मैच जीते या ना जीते, हिरोकी अपना लव कन्फेस करे या ना करे,
और उसकी मॉम से उसका पैचअप हो या ना हो, इन सब का फ्यूचर पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि हिरोकी को छोड़कर ये सभी लोग मर चुके हैं, तो इनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है ना। लियन फौरन ही हिरोकी के घर से निकलता है सभी को आगाह करने के लिए। तभी फैंग उससे कहता है कि रुक जाओ, मौत एक ऐसी कड़ी है जिसे हम पार नहीं कर सकते। तुम जितनी भी कोशिश कर लो उनकी किस्मत नहीं बदली जा सकती, बल्कि इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर हो सकता है। जो जिंदगी हम अभी जी रहे हैं वो गायब हो सकती है। इसी के साथ 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 5th एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें न्यूज चैनल पर उसी अर्थक्वेक की फुटेज दिखाई जाती है। बताया जा रहा था कि 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जिसकी वजह से एक पहाड़ भी गिर गया था और यही कारण था कि टाउन में ज्यादा लोग सरवाइव नहीं कर पाते। वहीं अब सीन वापस से लियन के पास जाता है और वो फैंग की बातें सुनकर रुक गया था, लेकिन तभी हिरोकी की माँ भागते दौड़ते हुए उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं, बेटा आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। उन्हें देखकर लियन की वापस से सटक जाती है और वो कहता है कि उसे किसी भी हालत में इन लोगों को बचाना ही होगा और वो दोबारा से चेन के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब लियन चेन के घर पहुंच गया था और वो चेन से अपनी फैमिली को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी बात कौन सुनने वाला था। चेन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, इतनी रात को हम क्यों और कहाँ जाएंगे, और वैसे भी 2 हफ्ते के बाद टूर्नामेंट होने वाला है। इस पर लियन उसे सब बता देता है कि ना कोई टूर्नामेंट होगा और ना ही कोई शहर जाने वाला है, बल्कि वो हॉल भी कुछ दिनों के बाद डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये सब सुन के चेन गुस्सा हो जाता है कि आखिर हिरोकी इतनी रात को उसके घर आकर ये सब क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि टीचर ने तो उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब लियन फिर चेन की बहन से कहता है कि तुम्हारे पिता से तुम्हारा कांटेक्ट है ना, उन्हें बुलाओ और उनके साथ प्लीज चली जाओ। अब ये बात चेन की मॉम को सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि उनके दोनों बच्चे अपने पिता के कांटेक्ट में हैं और वो फिर अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा करने लग जाती हैं और फैमिली के बीच में अब मामला बिगड़ने लग जाता है। मामला बिगड़ते हुए देखकर लियन काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं अब टाउन के लोग भी इकट्ठा होने लग जाते हैं और वो लोग लियन से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसी अफवाह कहाँ से सुनी। अब लियन बता तो सकता नहीं था कि वो फ्यूचर से आया है, तो वो झूठ बोल देता है कि उसने ये एक मैगजीन में पढ़ा था। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और लियन वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है और वो रास्ते में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि वो उन लोगों को समझा ही नहीं पाया। तभी फैंग उससे कहता है कि संभालो खुद को, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर लियन कहता है सबको नहीं, पर मैं सिर्फ एक को बचाना चाहता हूँ, मेरी माँ को, मीन्स हिरोकी की माँ को, प्लीज मेरी हेल्प करो। लियन की हालत देखकर फैंग मान जाता है और अब लियन घर पहुंचकर अपनी मॉम को अर्थक्वेक के बारे में सब बता देता है और कहता है कि जल्दी चलिए, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी यहाँ पर उसकी मॉम मतलब हिरोकी की मॉम सामान पैक करने लग जाती हैं, जिसमें काफी ज्यादा वक्त बीत जाता है। तब फैंग कहता है कि अब बाहर जाना ठीक नहीं होगा, अर्थक्वेक बिल्कुल करीब आ चुका है, तुम्हें घर के अंदर ही छुपना होगा। फिर वो बताता है कि उस समय पर हिरोकी इस वजह से बच पाया था क्योंकि वो डाइनिंग टेबल के नीचे था। तो अब ये दोनों माँ बेटे डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ये दोनों बैठे हुए थे कि तभी अचानक से हिरोकी की मॉम को याद आता है कि वो तो हिरोकी का कैमरा लेना भूल ही गई। हिरोकी कहता है आप मत जाइए, मैं लेकर आता हूँ। हिरोकी कैमरा लेकर लौटा ही था कि तभी अर्थक्वेक आ जाता है और हम हिरोकी पर सीलिंग को गिरते हुए देख पाते हैं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि हिरोकी जिंदा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बचा लिया। यहाँ पर हिरोकी की माँ लियन के सामने मर रही होती है और ये पल लियन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब 4 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम हिरोकी को निकालने में कामयाब होती है। वहीं घर के बाहर हिरोकी के पिता भी आ गए होते हैं और हिरोकी की माँ सरवाइव नहीं कर पाती। इसी के साथ अब लियन फोटो से बाहर आ जाता है और वो फैंग पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि फैंग को पता था कि हिरोकी की माँ सरवाइव नहीं कर पाएंगी। लियन कहता है कि आखिर तुमने मुझे झूठा सहारा दिया ही क्यों जब तुम उन्हें बचाने ही नहीं वाले थे। फैंग जवाब देता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि फ्यूचर चेंज ना हो। यहाँ पर लियन इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो फैंग को हिट कर देता है और घुटने के बल बैठकर काफी जोर से रोने लग जाता है कि आखिर जब वो लोग मर ही जाने वाले थे तो उन्हें मैसेज डिलीवर करने का क्या फायदा हुआ। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोकी अपनी मॉम की कब्र पर गया था अपने डैड के साथ, जहाँ पर उसके पिता उसे कहते हैं कि कल मैं घर साफ कर रहा था और तब मुझे ये मिला, मुझे लगा नहीं था कि ये भूकंप में बचा होगा। अब अगले दिन हिरोकी वापस से स्टूडियो में पहुंचता है और कहता है कि मुझे कुछ फोटोज निकलवानी है। जी हाँ, ये वही कैमरा था जिसे लियन ने बचा लिया था। इस कैमरे में हर एक तस्वीर थी जिसे उस दिन लिया गया था। अब उस रात के बाद से फैंग और लियन आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फैंग यूरी को बुलाकर उसे कहता है कि कुछ दिनों तक वो किसी भी क्लाइंट को ना लाए क्योंकि वो लोग थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। यूरी कहती है ठीक है, जब तुम्हारा आराम खत्म हो जाएगा तो मुझे बता देना। सेम टाइम पर एक बंदा स्टूडियो में पहुंच जाता है
ये पूछते हुए कि क्या यहाँ पर कोई फोटो के अंदर जा सकता है। यूरी कहती है नहीं, यहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं होता, आप प्लीज जाएं यहाँ से। तभी वो बंदा बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम है ली। यूरी कहती है ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम नहीं होता है और यहाँ पर हम कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप जाएं यहाँ से। ये सब कहकर वो ली को धक्के मारकर भगाने लग जाती है कि तभी सेम टाइम पर एक और बंदा आ जाता है और वो भी सेम चीज पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई फोटो के अंदर जा सकता है। मेरा बेटा पिछले 3 साल से गायब है, प्लीज मेरी मदद करो। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल मिन के पेरेंट्स कॉफी शॉप चलाते हैं और एक दिन उनकी शॉप पर कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है और वहीं मिन अपने पेरेंट्स के साथ खेलने की जिद कर रहा होता है। तब मिन के पिता उसे अपने फोन में कार्टून लगा कर दे देते हैं और मिन बाहर बैठकर खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिन की मॉम बाहर नजर दौड़ाती हैं तो मिन गायब था। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब मिन के पिता अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं और इनसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। तभी लियान कहता है कि अगर आपको कोई पुरानी फोटो प्रिंट करानी होगी तो आप आ सकते हो, हम फ्री में कर देंगे, लेकिन अतीत में जाने के बारे में भूल जाइए। अतीत को कोई नहीं बदल सकता, खुद भगवान भी नहीं। इतनी तीखी बातें बोलकर लियान वहाँ से चला जाता है और यूरी उसे देखती ही रह जाती है कि मतलब इसे क्या हो गया है। खैर वहीं मिन के पिता बेचारे उदास और निराश होकर चले जाते हैं। अब जब मिन के पिता घर पहुंचते हैं तो हम मिन की माँ को देख पाते हैं, जो कि मिन के खोने के बाद से ही मेंटली अनस्टेबल हो गई हैं। अब सीन वापस से लियान की तरफ जाता है और वो इंटरनेट पर मिन के केस के बारे में ही सर्च कर रहा था और तभी वहाँ यूरी आ जाती है कॉफी लेकर और वो लियान को उस केस के बारे में सर्च करते हुए देखकर कहती है चलो, ये देखकर खुशी हुई कि तुम अभी पत्थर दिल नहीं हुए हो, लेकिन आखिर तुमने इतनी तीखी बातें मिन के पिता से क्यों कही। लियान शर्मिंदा था और वो कुछ भी नहीं कहता। फिर यूरी अब वहीं पर बैठ जाती है और लियान को बताती है कि असल में वो मिन के पिता को जानती है। दरअसल यूरी उस टाइम पर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वो अक्सर ही उनकी शॉप पर जाया करती थी और जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था यूरी ने मिन को किडनैप होते हुए देखा था। मिन को एक औरत ले जा रही थी, लेकिन उस दिन यूरी किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी जिस वजह से वो मिन पर ध्यान नहीं दे पाती। उस दिन के बाद यूरी ने मिन के पिता को काफी बार देखा मिन की तलाश करते हुए, लेकिन वो कभी भी उनसे इस बारे में बता नहीं पाई क्योंकि उसे इस बात का रिग्रेट था। आगे यूरी कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि 3 साल बाद भी मिन के पिता ने हार नहीं मानी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी खातिर उनकी हेल्प कर दो। इस पर लियान उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब यूरी मिन के पिता को कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि वो उनकी हेल्प करेगी, जिसके लिए उसे उस दिन की कोई फोटोग्राफ चाहिए। अब मिन के पिता के पास उस दिन की कोई भी फोटोग्राफ नहीं थी, लेकिन शॉप के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी जो कि पुलिस के पास थी। तो मिन के पिता जैसे तैसे जुगाड़ करके उस फुटेज को यूरी तक पहुंचा देते हैं और फिर यूरी इन दोनों लड़कों तक। अब ये ऐसा पहली बार था कि जब इनके पास फोटो की जगह कोई फुटेज थी। जब ये दोनों उस फुटेज को देखते हैं तो उसमें मिन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस जगह पर मिन बैठा हुआ था वो एक ब्लाइंड स्पॉट था। अब फैंग फुटेज पर अपनी पावर्स का यूज करता है और तभी लियान उससे पूछता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके क्या देख सकते हो। फैंग बताता है कि इस वीडियो की हेल्प से वो उस एरिया के 1 किलोमीटर की रेडियस में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज की 12 घंटे की इमेज को देख सकता है, लेकिन अगर उन सीसीटीवी फुटेज का कोई ब्लाइंड स्पॉट होगा तो वो फैंग का भी ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। इसका मतलब जो चीज फुटेज के अंदर नहीं होगी उसे फैंग भी नहीं देख पाएगा। तो इस पर लियान उससे पूछता है ये तो बहुत अच्छा है, तो क्या तुम्हें कहीं पर मिन नजर आया। फैंग बताता है कि नहीं, जिसने भी मिन को किडनैप किया है वो उस एरिया को काफी अच्छे से जानता होगा, तभी उसने सीसीटीवी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट को इतने अच्छे से यूज किया है और बिना कैमरे की नजर में आए मिन को लेकर आसानी से निकल गया। और यही वजह होती है कि पुलिस को भी मिन का कोई सुराग नहीं मिलता। खैर फिर फैंग कहता है कि चलो अब तुम्हें अंदर जाना होगा। इस पर लियान कहता है रुको, मेरा एक आखिरी सवाल है। जब भी मैं फोटो के अंदर जाता हूँ तो मैं फोटोग्राफर की बॉडी में रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं एक वीडियो के अंदर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सीसीटीवी कैमरा बन जाऊंगा। फैंग कहता है बेवकूफ, बस मेरी बात मानो और अंदर जाओ। तो दोनों हाई फाई देते हैं और लियान वीडियो के अंदर पहुंच जाता है और हम व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं कि लियान यहाँ पर किसी की बॉडी के अंदर नहीं और ना ही वो सीसीटीवी कैमरा बना था, बल्कि वो खुद ही उस वीडियो के अंदर जा पहुंचा था। अब ये चीज लियान के साथ पहली बार हुई थी, तो वो खुद भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। खैर फैंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं और ज्यादा लोगों की नजरों में मत आना। अब लियान छुपकर मिन पर नजर रख रहा होता है। तभी फैंग यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिर मैं हिरोकी का मैसेज उन लोगों तक डिलीवर करने के लिए क्यों आना। ये बात तो मुझे भी पता थी कि हिरोकी का मैसेज उन तक पहुंचाने से उनकी मौत नहीं बदली जा सकती,
लेकिन जो जी रहे हैं उनका रिग्रेट कम किया जा सकता है। लियान फैंग की बात सुनने में काफी ज्यादा खो जाता है और जब वो वापस से मिन की तरफ देखता है तो मिन गायब था और वो किडनैपर उसे ले जा रही थी। लियान फौरन से उस औरत के पीछे भागता है लेकिन उसे मिस कर देता है। तभी फैंग उसे दूसरी गली में जाने को कहता है। लियान फौरन से दूसरी गली की तरफ भागने लग जाता है और तभी फैंग अचानक से उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि सामने से यूरी अपनी एक दोस्त के साथ आ रही थी और वो दोनों ही लियान को देख लेती हैं। और यही वो पल था जब वो किडनैपर भी यूरी के बगल से गुजरी थी। तो इस मोमेंट पर दो चीजें हुई थी, एक तो किडनैपर यूरी के बगल से गुजरती है, वहीं लियान यूरी के सामने अचानक से आ जाता है जिस वजह से यूरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और किडनैपर पर ध्यान नहीं दे पाती। ये दोनों ही लियान को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि इस समय पर लियान और फैंग एक साथ कहीं बाहर गए हुए थे। लियान जल्दी से इन दोनों के सामने से हट जाता है लेकिन ये दोनों लड़कियां अभी भी कंफ्यूज थी, क्या वो सच में लियान था या फिर इनका कोई वहम। वहीं लियान कहता है कि आखिर हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। फैंग कहता है मुझे माफ करना, लेकिन यूरी ब्लाइंड स्पॉट पर थी, मतलब सीसीटीवी की नजर में वो नहीं थी, इसलिए फैंग उसे आते हुए नहीं देख पाया और जब तक वो देख पाया तब तक देर हो चुकी थी। खैर, किडनैपर इनसे मिस हो जाती है और शायद अब वो काफी दूर निकल चुकी है क्योंकि फैंग जितने भी एरिया को मॉनिटर कर पा रहा था उस पे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और इस तरह से इनका ये मिशन फेल हो जाता है। अब अगली सीन में ये तीनों मिन के घर विजिट करते हैं और उसके पिता से माफी मांगते हैं कि वो मिन से रिलेटेड एक भी क्लू नहीं ढूंढ पाए। यहाँ पर यूरी भी फाइनली मिन के पिता से कन्फेस कर लेती है कि उस दिन क्या हुआ था और खुद को ब्लेम करने लग जाती है कि अगर उसने उस दिन कुछ किया होता तो शायद मिन किडनैप नहीं होता। मिन के पिता उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो लोग मिन को जल्द ही ढूंढ लेंगे। फिर लियान पूछता है कि क्या उस दिन की कोई और फुटेज या फिर फोटो होगी, तो मिन के पिता कहते हैं वैसे उस दिन की ज्यादा कोई पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब लियान मिन के पिता के फोन में फोटोज को देख रहा था, तभी उसे एक फोटो मिलती है जो कि मिन के टॉयज की थी। इस पर मिन के पिता बताते हैं कि शायद इस पिक्चर को उस दिन मिन ने ही क्लिक की होगी क्योंकि उसे उन्होंने अपना फोन दिया था खेलने के लिए। लियान उनसे फोन लेकर फैंग को दे देता है और कहता है देखो क्या इससे कुछ काम बन सकता है। फैंग फौरन ही साइड में जाता है और फोटो पर अपने पावर्स का यूज करता है और इन्हें बताता है कि हाँ काम बन जाएगा। अब अगले सीन में हम लियान को मिन के बॉडी में देख पाते हैं। जी हाँ, लियान फोटो के अंदर आ चुका था। यहाँ पर लियान को एक चीज की काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इतने लोगों के सामने आखिर वो किडनैपर मिन को कैसे किडनैप कर सकता है। वो ये सब बातें फैंग से कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक छोटी सी बॉल आती है। लियान जैसे ही उस बॉल को उठाता है तो उसमें से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी। फैंग उसे रोक पाता उससे पहले ही लियान ने उस बॉल को स्मेल कर ली थी, जिस वजह से वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है। और अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि आखिर उस किडनैपर ने मिन को इतनी आसानी से कैसे किडनैप कर लिया। फैंग लियान का नाम पुकारता ही रह जाता है, लेकिन वहाँ पर लियान बेहोश हो जाता है और फैंग के साथ लियान का कनेक्शन टूट जाता है। अब जब लियान की आँख खुलती है तो रात हो चुकी थी और वो खुद को हॉस्टल के एक रूम में पाता है जहाँ पर वो किडनैपर सो रही थी। यहाँ पर फैंग लियान से कहता है कि अब जल्दी करो, कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करो क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। अब लियान रूम की तलाशी ले ही रहा था कि तभी ड्रॉअर में उसे एक फाइल मिलती है जिस पर इस हॉस्टल का नाम लिखा हुआ था, रेड सन हॉस्टल। फैंग फौरन से इस हॉस्टल के बारे में सर्च करता है और तब उसे पता चलता है कि इस नाम का हॉस्टल उनके शहर में तो है ही नहीं, मतलब वो किडनैपर मिन को लेकर दूसरे शहर निकल चुकी है। तो अब लियान उस किडनैपर की आईडी वगैरह ढूंढने के लिए उसके करीब जाता है और चुपके से किडनैपर के बैग से आईडी निकालने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जब लियान आईडी को देख रहा था उसी दौरान किडनैपर की आंख खुल जाती है, जिससे लियान काफी डर जाता है और वो डर के मारे किडनैपर को जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लियान की पिटाई करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर लियान कहता है कि रुको, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ और मुझे भगवान ने यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा है। तुम बहुत गलत काम कर रही हो जिस वजह से तुम नर्क की आग में जलोगी। लियान कहता है कि अगर तुम्हें अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है तो तुम इस लड़के का 3 साल तक ख्याल रखोगी और फिर 3 साल के बाद तुम्हें खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर करना होगा। एक्चुअल में जब लियान उस लेडी के बैग से आईडी निकाल रहा था तब उसने बैग में एक तलिस्मान देखा था, जिसका मतलब था कि किडनैपर भूतों वगैरह में बिलीव करती है। तो इसी मौके का फायदा लियान ने यहाँ पर उठाया। खैर, ये सब बोलने के बाद लियान फोटो से बाहर निकल जाता है और मिन रोने लग जाता है, जिससे किडनैपर को और भी ज्यादा बिलीव हो जाता है कि उस बच्चे में सच में उसके पूर्वज की कोई आत्मा आ गई थी। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में जाता है। ये सभी मिलकर पुलिस स्टेशन के बाहर उसी किडनैपर का वेट कर रहे थे
और वो किडनैपर सच में मिन को लेकर वापस आती है और फाइनली 3 साल के बाद ये परिवार रीयूनाइट हो जाता है। वहीं ऑफिसर ली लियान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये फैंग तुम्हारा पार्टनर है ना, और यूरी सिर्फ एक दिखावा, लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन असली पावर तो तुम्हारे पास है, तुम फोटो के अंदर जा सकते हो। लियान कहता है क्या आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो दरअसल ऑफिसर ली ने उसी फुटेज को दोबारा से चेक किया था और इस बार उन्हें उस फुटेज में लियान नजर आ जाता है, जिस वजह से उन्हें कंफर्म हो जाता है कि लियान टाइम ट्रेवल कर सकता है। ली उसे एक एनवेलप देते हुए कहते हैं कि ये कुछ केसेस हैं जिसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लियान एनवेलप लेने ही वाला था कि तभी फैंग उसे रोक लेता है और ली से कहता है कि आपको पहले मुझसे बात करनी होगी। फैंग जब उस एनवेलप को ओपन करता है तो उसमें सबसे पहली फोटो एमा की ही होती है, जिसे फैंग फौरन से छुपाकर दूसरी फोटो निकाल लेता है और ये फोटो एक येलो हेयर वाले बंदे की होती है। जी हाँ, अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आप इस बंदे को पहचान गए होंगे। ली बताते हैं कि ये इस बंदे की इकलौती फोटो है जिसे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से ली है। ली बताते हैं कि काफी सारे मर्डर्स हुए हैं जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है सिवाय इस बंदे को छोड़कर, मतलब उन सभी मर्डर्स का प्राइम सस्पेक्ट ये बंदा होता है। ये सब सुनकर लियान कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द उस बंदे को पकड़ना होगा। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और वो लियान को मारते हुए कहती है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले। सॉरी ऑफिसर, फैंग ही डिसाइड करेगा कि उसे ये केस लेना है या नहीं। वहीं फैंग ऑफिसर से साफ इनकार कर देता है कि वो लोग इस केस में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वहीं अब लियान स्टूडियो में पहुंचकर फैंग से सवाल करने लग जाता है कि आखिर उसने उस केस के लिए इनकार क्यों किया, वो ऐसा तो कभी नहीं करता। इस पर फैंग उससे कहता है तुम तो काम से थोड़ा छुट्टी लेने वाले थे ना। लियान कहता है हाँ, वो ये सब कर ही रहा था कि तभी स्टूडियो में यूरी अपनी दोस्त मिया को लेकर आ जाती है। असल में मिया सिर्फ यूरी की ही नहीं बल्कि इन दोनों के भी दोस्त है, क्योंकि ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। खैर, तो आज मिया भी इनके पास एक काम से आई होती है। दरअसल कॉलेज के टाइम पर एक लड़का हुआ करता था, डोंगशी और मिया एक दूसरे को लाइक वाइक करते थे, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ भी कन्फेस नहीं किया था। मिया ने तो यहाँ तक डोंगशी की वजह से उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर डाला, लेकिन बंदे ने अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं की। और फिर एक दिन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की खुशी में सभी दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ये दोनों भी गए हुए थे। उस दिन मिया ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद सारे दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे और अब सिर्फ ये दोनों ही अकेले बचे हुए थे। तब डोंगशी मिया से कुछ कहता है, लेकिन मिया इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उसे कुछ भी याद ही नहीं है कि आखिर डोंगशी ने उससे क्या कहा। ये सब सुनकर फैंग कहता है ठीक है, लेकिन तुम डायरेक्टली डोंगशी के पास जाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेती। मिया जवाब देती है कि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं डोंगशी उसके मुंह पर ही उसे रिजेक्ट न कर दे। खैर, फैंग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मिया जब स्टूडियो से बाहर आती है तो वो यूरी से पूछती है कि आखिर ये दोनों सिर्फ एक फोटो की हेल्प से पास्ट की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल लेते हैं। यूरी कहती है मुझे नहीं पता, वो दोनों ये काम हमेशा ही अकेले करते हैं। अब अगले सीन में हम लियान को फोटो के अंदर मिया की बॉडी में देख पाते हैं। रात हो गई थी और सभी दोस्त घर जा चुके थे और अब डोंगशी अपनी बात मिया से कहना स्टार्ट करता है। डोंगशी अपनी बातें कह ही रहा था कि तभी लियान की नजर जाती है वहीं पास में बैठे एक बंदे पर, जो कि बिल्कुल उसी बंदे की तरह दिख रहा था जो कि उस फोटो में था। लियान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस बंदे का पीछा करते हुए गली में पहुंच जाता है। फैंग कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, वो बंदा खतरनाक साबित हो सकता है, तुम उसे अकेले नहीं पकड़ सकते। लियान जवाब देता है कि कम से कम मैं उसके चेहरे की फोटो तो ले लूंगा जिससे उसे पकड़ने में हेल्प होगी। लियान जब अपने पॉकेट को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में फोन है ही नहीं। वहीं वो बंदा लियान के पीछे आ रहा होता है उसे बेहोश करने के लिए। तब लियान को कुछ समझ नहीं आता और तभी वो वॉमिट करने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन उस टाइम पर एक्टिंग करते करते उसे सच में वॉमिट आ जाती है और वो बंदा अपना रुमाल खुद ही स्मेल कर लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दरअसल ये बंदा वो किलर था ही नहीं, बल्कि ये कोई आशिक दीवाना था जो कि बस एक लड़की का पीछा कर रहा था। अब जब मिया ने ही उसे पकड़ लिया था तो कुछ न्यूज वाले अपने आर्टिकल में मिया की फोटो पब्लिश कर देते हैं उसकी बहादुरी के लिए। खैर, अब लियान तो कल रात डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन शुक्र है कि फैंग ने डोंगशी की बातें सुन ली थी और उसने टेक्स्ट पर मिया को सारी बातें बता दी कि आखिर डोंगशी ने उससे क्या कहा था। तो दरअसल डोंगशी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वापस अपने विलेज लौटने वाला था, अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिया की वजह से ही वो अपना फैसला बदल लेता है, क्योंकि वो मिया को छोड़कर नहीं जा सकता। और आज के ही दिन एक कंपनी के साथ उसकी मीटिंग है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मिया से मिलके ही वो इंटरव्यू देने जाए। यही सारी बातें उसने उस दिन मिया से कही होती है। यूरी कहती है चलो मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ
कि आज वो दोंगशी से मिलने गई या नहीं। अब यूरी मिया के पास कॉल लगाती है, लेकिन मिया यूरी का कॉल पिक ही नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोंगशी बेचारा ऑफिस के बाहर मिया का वेट कर रहा था, लेकिन मिया वहाँ पर आती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूरी जब दोबारा से मिया को कॉल लगाती है तो कॉल पिक हो जाती है और यूरी फौरन से उससे पूछती है कि क्या वो दोंगशी से मिलने गई या नहीं। दूसरी तरफ से एक बंदा बोलता है कि वो वादे के मुताबिक मिलने जरूर जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 9th एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरी ने मिया के पास कॉल लगाई थी और दूसरी तरफ से हमें एक बंदे की आवाज सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर ये तीनों शॉक थे। वहीं लियान भी मिया को कॉल करता है, लेकिन अब मिया का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। यहाँ पर लियान रियलाइज करता है कि कहीं उसी किलर ने मिया को कुछ कर तो नहीं दिया। वहीं फैंग कहता है कि ये जरूर उस आर्टिकल के छपने की वजह से हुआ है। इस पर लियान कहता है मतलब ये मेरी वजह से हुआ है। फैंग कहता है अभी अपना दिमाग इतनी जल्दी मत चलाओ, मैं जाकर ली से बात करता हूँ। फैंग पुलिस स्टेशन के लिए निकलने से पहले यूरी से कहता है कि लियान पर नजर रखना और अगर हो सके तो उसका फोन भी उससे ले लेना। वहीं दूसरी तरफ लियान काफी ज्यादा पैनिक कर रहा होता है कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली उसी केस पर एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि किलर को किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो रैंडमली लोगों को मार रहा है। और आखिर ये किलर है कौन, ये जानने के लिए डिपार्टमेंट ने आज सुबह ही उस किलर की इमेज को ऑनलाइन पब्लिश करने का फैसला किया। और फोटो पब्लिश होने के कुछ ही घंटों के अंदर ही लोगों ने उस बंदे को पहचानना शुरू कर दिया। तो असल में इस बंदे का नाम होता है ल्यूमिन, जो कि एक अच्छी खासी कंपनी का डायरेक्टर है। और तो और यहाँ पर पुलिस को एक विटनेस भी मिल चुका है, जिसने उस दिन एमा को ल्यूमिन के गाड़ी में जाते हुए देखा था। ली ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी बीच में एक ऑफिसर आकर इंटरप्ट कर देता है और बताता है कि उनसे कोई मिलने आया है। जी हाँ, ये फैंग होता है। सीन शिफ्ट होता है लियान की तरफ और वो काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर मिया के साथ क्या हुआ है। वो न्यूज चेक करने के लिए अपना फोन निकालता है और तभी यूरी उससे उसका फोन छीन लेती है, जिसके बाद लियान कहता है ठीक है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। सीन वापस से फैंग की तरफ शिफ्ट होता है। ली उससे कहते हैं तुम तो हेल्प नहीं करने वाले थे ना, तो फिर यहाँ क्यों आए हो। फैंग जवाब देता है कि इस समय पर उसकी एक दोस्त खतरे में है, तो क्या वो उसी फोटो को एक और बार देख सकता है। ऑफिसर उससे बिना कोई सवाल जवाब किए उसे फोटो दे देते हैं और फैंग साइड में जाकर अपनी पावर्स का यूज करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये फोटो पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज से ली गई थी, तो फैंग उस बंदे की कार नंबर देखकर इन्हें बता देता है और फिर वो उस किलर का अपनी कार में वापस लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे उस फोटो में लियान दिखता है। और फिर वो ली से पूछता है कि आखिर ये फोटो किस किस के पास है। ली बताते हैं कि आज ही उन्होंने इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है, तो इस समय पर ये फोटो सभी लोग देख सकते हैं। ये सुनते ही फैंग फौरन वहाँ से निकलता है। वहीं ली का पार्टनर आकर कहता है इसे क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है। ली कहते हैं पता नहीं, ये दोनों लड़के ही काफी मिस्टीरियस हैं। अगर इन्होंने मिन के केस में हेल्प नहीं की होती तो मैं इनकी बातों पर कभी बिलीव नहीं करता। ली का पार्टनर इस पर कहता है वैसे बिलीव कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी फैंग ने जिस कार का नंबर बताया है वो ल्यूमिन की ही है। वहीं दूसरी तरफ यूरी जब लियान के रूम में जाती है तो लियान वहाँ पर था ही नहीं और सामने लैपटॉप पर वही इमेज खुली हुई रखी थी। जी हाँ, मुझे पता है अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लियान और फैंग जब आपस में हाई फाई करते हैं तो तभी लियान फोटो के अंदर जाता है, तो लियान ऐसे कैसे अकेले ही फोटो के अंदर चला गया। तो दरअसल यहाँ पर एक बात और आपको समझनी होगी, इनकी पावर्स काम करती है क्लैपिंग से। जी हाँ, चाहे वो आपस में हाई फाई करें या फिर लियान खुद अकेले ही क्लैप करे, तब वो फोटो के अंदर जा सकता है। बस दोनों चीज में फर्क इतना होता है कि जब वो फैंग के साथ हाई फाई करता है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी लियान अकेले क्लैपिंग करके फोटो के अंदर जाता है तो उसका कनेक्शन फैंग से टूट जाता है। दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। तो ये सब जानने के बावजूद भी लियान फोटो के अंदर अकेले जाने का फैसला करता है। खैर, लियान ल्यूमिन की कार के पास ही उसके लौटने का वेट करता है और जब ल्यूमिन एमा के साथ वापस लौटता है तो लियान भी उसकी कार की ट्रंक में छुप जाता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि लियान को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि ल्यूमिन के साथ जो लड़की लौटी है वो एमा है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ऑफिसर ली ल्यूमिन के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर पहले तो ली की ल्यूमिन के पिता से थोड़ी बहस हो जाती है कि उन लोगों ने आखिर फोटो को ऑनलाइन क्यों पोस्ट किया। उसकी वजह से ल्यूमिन को काफी ज्यादा बुली किया जा रहा है। ली के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद ही ल्यूमिन को सामने बुलाया जाता है और उसे देखकर ली बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ल्यूमिन व्हील चेयर पर होता है। कुछ समय पहले ही उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो पैरालाइज हो गया। सीन वापस से एमा की तरफ जाता है। उसकी आंख लग गई थी और जब वो जागती है तो वो दोनों दूसरे ही रास्ते पर होते हैं।
इस पर वो कहती है, ल्यूमिन हम कहाँ जा रहे हैं? ल्यूमिन जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि आज तुम स्टेशन पहुंच पाओगी। ये सुनकर एमा काफी ज्यादा डर जाती है। फिर ल्यूमिन कहता है, एमा नाम वाम भी तुमने बदल लिया, तुम्हें क्या लगा टाउन से भागकर तुम बच जाओगी? देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना है, बस बता दो पैसे कहाँ हैं। एमा कहती है, कैसे पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनकर लियान को पता चलता है कि गाड़ी में जो बंदी है वो एमा है। और अब उसे यहाँ पर सब कुछ समझ में आने लगता है कि फैंग उसे इस केस में इन्वॉल्व होने से क्यों रोक रहा था। यहाँ पर उसे इस बात का भी एहसास होता है कि कहीं ये उस वजह से तो नहीं है जो उसने मैसेज का रिप्लाई किया था। वो कहता है, नहीं प्लीज नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो सकता। लियान बिल्कुल शॉक में चला जाता है और फिर यहाँ पर उसे फैंग की वो सारी बातें याद आती है कि आखिर वो हमेशा इतना ज्यादा उसे क्यों रोकता और टोकता था। वहीं ल्यूमिन एमा का गला दबाकर उसे मार रहा था और बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि उसके पैसे कहाँ हैं। वहीं लियान को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो खुद पर काफी जोर से चिल्ला देता है और ल्यूमिन उसकी आवाज सुन लेता है। ल्यूमिन बाहर आता है ट्रंक को चेक करने के लिए। वहीं फैंग भी घर पहुंच गया था और वो कहता है, प्लीज इस बार कोई बेवकूफी मत करना प्लीज। ल्यूमिन जब ट्रंक ओपन करता है तो उसमें कोई भी नहीं था। लियान सही वक्त पर फोटो से बाहर आ जाता है। यूरी अचानक से लियान को आते हुए देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये कहां से आ गया। और वहीं फैंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि जो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है वो उसके पीछे क्यों भाग रहा है। लियान यहाँ पर फैंग को तसल्ली देता है कि उसने इस बार कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो बस चुपचाप वापस चला आया। और हाँ, अब उसे समझ में आ चुका है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। यहाँ पर फाइनली वो यूरी से भी कन्फेस कर लेता है कि 3 साल पहले यूरी ने सच में उसे ही देखा था, क्योंकि उसके पास पावर है फोटो के अंदर जाने की। ये जानकर यूरी कहती है, ओह तो तुम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालते थे, मुझे हमेशा लगता था कि तुम लोग फोटो के साथ कुछ रिचुअल्स वगैरह करते हो। खैर, अब यहाँ पर ली के पार्टनर का फैंग के पास कॉल आता है और फैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने ल्यूमिन को पकड़ लिया, उससे मिया के बारे में कुछ पूछा? ली का पार्टनर कहता है कि नहीं, लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से हम उसे अरेस्ट नहीं कर पाए। फैंग पूछता है, तो क्या वो गाड़ी उसकी नहीं है? ली का पार्टनर कहता है, नहीं, वो गाड़ी तो उसी की है, लेकिन जिस समय पर एमा की डेथ हुई थी ल्यूमिन सच में हॉस्पिटल में था और उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें एमा खुद अकेली ब्रिज की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। ली के पार्टनर की ये बात सुनकर ये दोनों ही बिल्कुल हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर ली कहते हैं कि तुम मिया की डिटेल्स मुझे भेज दो, हम कुछ करते हैं, क्योंकि 48 घंटे से पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। अब यूरी के पास दोंगशी की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि मिया उससे मिलने क्यों नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यूरी यहाँ पर बहाना कर देती है कि शायद उसकी बैटरी डेड हो गई होगी। फिर लियान अब यूरी से पूछता है कि कल जब तुम दोनों हमसे मिलने आई थी तो क्या तुम दोनों ने एक साथ कोई फोटो क्लिक की थी? यूरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी फैंग मिया के सोशल मीडिया से एक फोटो ढूंढ निकालता है जिसे मिया ने कल ही क्लिक की थी। अब फोटो मिलने के बाद फैंग उस पर अपनी पावर्स का यूज करता है और देखता है कि फैंग का मैसेज पढ़ने के बाद मिया काफी ज्यादा खुश थी कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और ये पागल लड़की बिना पूछे कि कौन है कौन नहीं दरवाजा खोल देती है। लेकिन शुक्र है कि बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन जब मिया वापस बेड की तरफ जा रही थी तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि वॉशरूम में कोई है और जब वो वहाँ की लाइट ऑन करती है तो तभी सामने एक मास्क वाला बंदा उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ फैंग का कनेक्शन टूट जाता है। इसके आगे क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं दिखता। फैंग ये सब लियान से बताता है और लियान कहता है कि तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, चलो फोटो के अंदर चलते हैं। लेकिन फैंग उसे रोक लेता है और कहता है, क्या तुम तैयार हो इसे फेस करने के लिए? यहाँ पर फैंग का मतलब होता है कि क्या पता मिया की डेथ हो गई हो, तो क्या फैंग उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा? अब यूरी स्टूडियो से जा रही होती है तभी फैंग उससे कहता है कि प्लीज यूरी ज्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि मिया जिंदा भी है कि नहीं। अब अगली सीन में हम ली को देख पाते हैं जो कि किसी मिशन के लिए एक टीम को रेडी कर रहे थे। वहीं ली का पार्टनर फैंग को कॉल करके बताता है कि उन्हें मिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सीन अब लियान की तरफ जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लियान रेड रूम के अंदर मिया, एमा और भी कुछ लोगों की फोटो दीवार पर पेस्ट कर रहा होता है। यह काम करने के बाद वो फैंग के पास आता है और फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? लियान कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर हम अगली सीन में लियान को मिया की बॉडी के अंदर देखते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि वो अभी उसी फोटो के अंदर था। तो अब सब कुछ उसी तरह से होता है। मिया आती है, इनसे हेल्प मांगती है, लेकिन जब वो यूरी के साथ वापस लौट रही थी तो यहाँ पर अब हमें इन दोनों के बीच की एक बातचीत दिखाई जाती है जो कि हमें पहले नहीं दिखाई गई थी। तो जब ये दोनों जा रही थी तो यहाँ पर लियान की बात निकलती है। मिया को शक था कि लियान ठीक से काम करेगा या नहीं, कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दे,
जो कि उसने सच में कर दी। खैर, इस पर यूरी कहती है नहीं, भरोसा रखो, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है, बस उसका बचपन थोड़ा मुश्किल था जिस वजह से वो ऐसा है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि लियान के पेरेंट्स एक ट्रिप पर गए लेकिन वो कभी वापस लौटे ही नहीं, जिसके बाद यूरी के पिता ने ही लियान को ये शॉप 10 साल के लिए दे दी बिना किसी रेंट के, और प्रेजेंट टाइम में लियान यूरी के पिता का ही कर्ज चुका रहा होता है। यूरी आगे कहती है कि उसके पेरेंट्स के ना होने की वजह से वो हमेशा लोगों से दूर रहा है, लेकिन फिर एक दिन फैंग घर आया। 10 साल में ऐसा पहली बार था कि जब लियान ने यूरी के अलावा कोई दोस्त बनाया हो। अब हम नेक्स्ट सीन में ल्यूमिन को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसे मिया का आर्टिकल दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें फेमस होने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो मैं तुम्हारा शौक जरूर पूरा करूंगा, है ना मेरे दोस्त। वहाँ पर ल्यूमिन के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने वो किससे बात कर रहा था। तो अब रात हो जाती है और मिया अपने घर में थी। फैंग उसे आगाह करता है कि अब बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, इंसिडेंट होने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे हुए हैं। फैंग लियान को इंस्ट्रक्शन भी देने लगता है कि जैसे ही वो जोकर फेस तुम पर अटैक करे तुम उसका मास्क रिमूव करने की कोशिश करना। इस पर लियान कहता है कि फैंग इस बार जैसा मैं कहूँ वैसा करें। याद है तुम्हें आज दिन में जब यूरी ने मिया को कॉल किया था तब उस बंदे ने कहा था कि मैं वादे के मुताबिक पहुंच जाऊंगा, हो सकता है कि उसे इनविटेशन देने वाला मैं ही हूँ। फैंग कहता है तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे फोटो में जाने की वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई। लियान कहता है हाँ ये हो सकता है। तो अब यहाँ पर लियान अपना पूरा का पूरा प्लान फैंग को समझाता है जो कि उसने बनाया है सिर्फ और सिर्फ जोकर फेस को फंसाने के लिए। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जोकर फेस स्टूडियो के बाहर ही था और उसके हाथ में मिया की फोटो थी। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही स्टूडियो के अंदर आता है तभी उसे सामने वाले रेड रूम से एक आवाज आती है और वो उसे फॉलो करते हुए अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पास्ट में मिया के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मिया बाहर जाकर चेक करती है और पहले की तरह अभी भी कोई नहीं था। फिर जब वो वापस जाने लगती है तभी उसे एहसास होता है कि वॉशरूम में कोई है। जैसे ही वो वॉशरूम की लाइट ऑन करती है जोकर फेस उस पर अटैक कर देता है। वहीं सेम टाइम पर जैसे ही जोकर फेस उस रेड रूम की लाइट ऑन करता है वैसे ही फैंग आकर उसे उस कमरे में लॉक कर देता है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल एक ही समय पर होती हैं। खैर, पास्ट में जो लियान होता है वो जोकर फेस से कहता है क्या आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई, चलो एक खेल खेलते हैं। कल सुबह तुम्हें एक क्लू मिलेगा जिसे फॉलो करते हुए तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मिया को कुछ नहीं करोगे। तो मिया की वो फोटो ही वो क्लू थी जिसे फॉलो करते हुए जोकर प्रेजेंट टाइम में लियान के ही बुलाने पर स्टूडियो में पहुंच गया था। लियान अब मिया की बॉडी से निकलकर उसी रेड रूम में पहुंचता है और उस जोकर फेस से कहता है खेल खत्म। बाय द वे, ये सीन काफी ही ज्यादा तगड़ा था। अगर आपको याद हो तो लियान ने बहुत सारी फोटोज वॉल पर पेस्ट की होती है। दरअसल ये फोटो किसी गैर की नहीं बल्कि उसी जोकर फेस के सारे विक्टिम्स की थी। अब लियान यहाँ पर जोकर फेस की अच्छे से धुलाई करता है और ये फाइटिंग सीन भी काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि लियान यहाँ पर बार बार फोटो के अंदर जाता और फिर फोटो के अंदर से निकलकर जोकर फेस की पिटाई कर रहा था, जिस वजह से जोकर फेस लियान पर अटैक कर ही नहीं पाता है। यहाँ पर हमें उन सभी विक्टिम्स की थोड़ी थोड़ी लाइफ दिखाई जाती है कि सभी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और अपनी लाइफ में कितना खुश थे। लियान कहता है आखिर तुमने उन मासूम लोगों को क्यों मारा। जोकर फेस कहता है मासूम। अब वो लियान का पैटर्न समझ गया था कि क्लैपिंग करने से वो अंदर जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। लियान अब जोकर फेस को जमीन में पटक कर फाइनली उसका मास्क रिमूव कर देता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया है, ये ल्यूमिन ही था। वहीं रूम के बाहर फैंग फौरन से ली के पास कॉल करता है। अगर आपको याद हो तो ली ने भी एक टीम तैयार कर रखी थी। तो ये सारी की सारी चीजें लियान के प्लान का ही हिस्सा थी। सीन वापस से लियान की तरफ जाता है और वो ल्यूमिन से पूछता है कि आखिर उसने उन लोगों को क्यों मारा। इस पर ल्यूमिन उसे काफी ज्यादा अजीबोगरीब जवाब देता है कि वो उन लोगों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे मारना पड़ा क्योंकि वो बस एक कठपुतली है। लियान बिल्कुल कंफ्यूज था कि इतने पर ही ल्यूमिन की आवाज में थोड़ा सा बदलाव आता है और वो कहता है कि उन सबको मैंने मारा। लियान कहता है लेकिन क्यों। ल्यूमिन कहता है शायद गुस्सा, नफरत या फिर जलन। नहीं रुको, मुझे उन्हें मारने में मजा आया इसलिए मैंने मारा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ली अंदर आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल अभी तक ल्यूमिन के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत था ही नहीं, लेकिन अभी अभी बिल्कुल उसने अपने मुंह से ही कन्फेस कर लिया था। अरेस्ट होने के बावजूद ल्यूमिन कहता है वैसे तुमने मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया, यकीन है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। सो फाइनली ल्यूमिन पकड़ा जाता है। वहीं बाहर ली का पार्टनर इन दोनों को बताता है कि उन्होंने अपनी एक टीम को ल्यूमिन के विला पर सर्च करने के लिए भेजा था और उन्हें वहां पर मिया मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है।
अब लियान यहाँ पर ली के पार्टनर से कहता है कि मैं एमा का केस अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और ल्यूमिन की तरफ शिफ्ट होता है। ली उससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ल्यूमिन हर चीज से इनकार कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। मतलब इस बंदे को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या। खैर, ली कहते हैं हमने अपने कानों से तुम्हारा कन्फेशन सुना है, बनो मत। ल्यूमिन कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त ने किया है तो। ली कहते हैं अच्छा, तो तुम्हारा एक पार्टनर भी है। फिर वो एमा की फोटो उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं चलो अब शुरुआत से उगलना शुरू करो। तो दरअसल एमा जिस कंपनी में काम कर रही थी वो ल्यूमिन के पिता की ही थी और सीईओ जेन फॉल्स अकाउंट क्रिएट करवा कर कंपनी के पैसे चुरा रहा था, जिस वजह से वो अरेस्ट भी हो गया था। तो ल्यूमिन ने सोचा कि फ्रॉड का सारा पैसा एमा के पास होगा, क्योंकि वो जेन की पर्सनल असिस्टेंट थी। तो इसी वजह से ल्यूमिन ने उसे किडनैप कर लिया था। लेकिन उस दिन जब वो एमा का गला दबाकर उससे पैसे के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब एमा बेहोश हो जाती है और ल्यूमिन काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं उसने एमा को मार तो नहीं दिया, क्योंकि उसका इरादा उसे मारने का नहीं, सिर्फ डरा धमका कर पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था। ल्यूमिन हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लग जाता है कि तभी रास्ते में एमा को होश आ जाता है और चलती गाड़ी में दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ल्यूमिन आगे बैठा हुआ था तो इस वजह से उसे काफी चोट आती है। वहीं एमा कार से निकलकर ब्रिज की तरफ जाने लग जाती है। बस यही सब उस दिन हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है इन तीनों की तरफ। फ्रैंक यूरी से बता रहा था कि क्या क्या हुआ और उन्होंने कैसे ल्यूमिन को पकड़ा, लेकिन यहाँ पर लियान का दिमाग तो कहीं और ही लगा था और तभी उसके फोन पर ली का पार्टनर उसी फुटेज को भेज देता है जिसके लिए उसने उससे रिक्वेस्ट की थी। वो फौरन से फैंक को फुटेज दिखाता है, जिस पर फैंक बताता है कि इसमें ज्यादा देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। दरअसल लियान को अभी भी जानना था कि अगर एमा को ल्यूमिन ने नहीं मारा तो आखिर उसे किसने मारा। वो फैंक से रिक्वेस्ट करता है उसकी हेल्प करने के लिए और फैंक उसकी हेल्प करने को मान जाता है और अब लियान उसी फोटो के अंदर जाता है। एमा जख्मी हालत में अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी कि क्या से क्या हो गया। उसके पेरेंट्स उस पर कितना प्राउड करते थे और वो तो बस उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, लेकिन वो इतना भी नहीं कर पाई। एमा की जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वो कहती है मॉम एंड डैड मुझे माफ करिएगा, और वो ब्रिज से कूदने वाली थी कि तभी लियान वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि रुको, तुम्हारी आज की ये हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने वो मैसेज भेजा था तुम्हारी जगह पर। किसी ने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी कि पास्ट से छेड़छाड़ मत करना, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी। एमा कहती है तुमने वो मैसेज भेजा, लेकिन कैसे। लियान यहाँ पर उसे सब बता देता है कि वो फोटो के अंदर जा सकता है। इस पर एमा कहती है अगर ऐसा सच में है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जेन के वो पैसे ना लूँ। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एमा को पता चल गया था कि जेन कंपनी के पैसे चुरा रहा है। दरअसल ल्यूमिन के पिता ने ल्यूमिन को बहुत समय पहले ही पैसे वैसे देना बंद कर दिए थे। उसे फाइनेंशियली पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था, जिस वजह से ल्यूमिन जेन की हेल्प लेता था पैसे चुराने में। और यहाँ पर जेन कंपनी से पैसे चुरा कर ल्यूमिन को तो दे ही रहा था, लेकिन वो उससे ज्यादा खुद भी रख रहा था। और एमा को इन सब के बारे में पता चल चुका था और यहाँ पर जेन एमा का मुंह बंद करने के लिए उसे कुछ पैसे ऑफर करता है ताकि वो शहर में एक घर खरीद सके और अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ शिफ्ट हो सके, जिसे एमा एक्सेप्ट कर लेती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब एमा को इसी बात का काफी ज्यादा रिग्रेट था कि उसने उन पैसों को क्यों एक्सेप्ट किया। लियान उससे कहता है कि पास्ट को शायद बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। तुम अपना फ्यूचर बदल सकती हो, लेकिन अगर इतनी समय तुमने हार मान ली तो उनका क्या होगा जो पीछे रह जाएंगे। फाइनली एमा को रियलाइज हो जाता है और वो अपना मूड चेंज करके लियान की तरफ आ रही थी। नहीं रुकिए, ट्विस्ट अभी यहीं पर खत्म नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूमिन बार बार अपने किसी दोस्त का जिक्र करे जा रहा था। वहीं फैंक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मौत एक ऐसी कड़ी है जिसे बदला नहीं जा सकता। सीन वापस से एमा की तरफ शिफ्ट होता है। वो लियान की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसकी वॉइस, पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज हो जाता है कि जैसे उसके अंदर कोई बिल्कुल अलग ही बंदा आ गया हो। फैंग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और अब यहाँ पर उसे सब कुछ समझ आ चुका था कि ल्यूमिन तो बस एक कठपुतली है, मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। आपको याद है कि एक्सीडेंट के बाद ल्यूमिन पैरालाइज हो गया था, तो फिर वो चल कैसे पा रहा था। असल में ल्यूमिन उसी रेड आई के कंट्रोल में था और तो और वो रेड आई ही ल्यूमिन की वो दोस्त थी जिससे वो अक्सर बात किया करता था। फैंग कहता है तुम वो हो जिसके पास आत्माओं को पोजेस्ट करने की एबिलिटी है। सेम टाइम पर रेड आई यूरी को भी पोजेस्ट कर लेता है और यूरी फैंग पर चाकू से हमला कर देती है।
वहीं एमा, जिसे रेड आई ने कंट्रोल कर लिया था, वो भी लियान के सामने ब्रिज से कूद जाती है। और वहीं ल्यूमिन को भी रेड आई ने कंट्रोल कर रखा था और वो अपने हाथों से ही अपना गला घोटने लगता है। दूसरी तरफ लियान फूटर से बाहर आ चुका था और उसके सामने फैंग घायल पड़ा होता है और यूरी रेड आई के कंट्रोल में थी। और लियान उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। रेड आई उसे जवाब देता है कि गेम के रूल्स बदलने के लिए ये तुम्हारी सजा है और अब खेल फिर से शुरू होगा। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो स्टार्टिंग से ही सारे मर्डर्स करने वाला रेड आई था और वो ल्यूमिन को कंट्रोल करके ये सब कर रहा था। लेकिन आखिर ये रेड आई है कौन, ये तो हमें सेकंड सीजन में ही पता चल पाएगा। और हाँ, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड सीजन 2023 में ही रिलीज होने वाला है, जिसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, तो उसे जाकर ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, इस सीजन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके कोई भी जवाब नहीं दिए गए हैं। पहले तो हमें यूरी, लियान और फैंग की कॉलेज लाइफ ही नहीं दिखाई गई है। आखिर ये तीनों मिले कैसे, इनकी दोस्ती वोस्ती कैसे हुई और आखिर लियान और फैंग को उनकी पावर्स कहाँ से मिली और लियान के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। और अगर आपको याद हो तो मिन वाले एपिसोड में जिक्र हुआ था कि लियान और फैंग कंट्री से बाहर गए थे, वो किस लिए गए थे, क्या करने गए थे, इन सब का भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में इन दोनों ने एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सेकेंड सीजन में हमें हमारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई सवाल हो इस सीरीज से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।